अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साद हाशिम वर्क्स। वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी तो टाइम नहीं मिला, इतनी हिम्मत भी नहीं थी। बट आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं, नई मूवी के साथ आए हैं जिसका हम आज रिव्यू करेंगे। आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं वो 2023 की रिलीज़ 12 फेल डायरेक्टेड बाय विधु विनोद चोपड़ा। 12 फेल की कहानी मनोज कुमार शर्मा की है जो चंबल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहते हैं और वहाँ गांव में बेहिसाब बेईमानी होती है और उस सब के बीच में मनोज के साथ एक दिन ऐसा वाकया होता है जिसके बाद से उनकी सोच बदलती है और वो डिसाइड करते हैं कि भाई मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। चंबल से उनका दिल्ली में आईपीएस बनने तक का जो सफ़र है उस सब सफ़र के बीच में जो सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनके साथ, उनकी नाकामयाबी कामयाबी, वो पूरा सफ़र जो है उनका आईपीएस ऑफिसर बनने का, एक चंबल डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में रहने वाले लड़के का आईपीएस बनने तक का सफ़र है, वो 12 फेल की स्टोरी लाइन फॉर्म करता है। अब आते हैं फिल्म के ऊपर। फिल्म में अच्छा क्या है? अच्छे भी आने से पहले भी सबसे पहले जो ये जॉनरा है बायोपिक्स का, हर साल ना जाने कितनी बायोपिक्स आती हैं, उनमें से मगर बहुत कम ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर आपको लगता नहीं है कि यार जिन्हें देखकर आपको लगता है कि यार ये अलग है। वो इसीलिए क्योंकि वो एक अच्छी लिखी हुई कहानी की तरह आपके सामने आती हैं, वो एक अच्छी फिल्म लग रही होती हैं। वो कभी भी आपको बायोपिक वाली फील या वाइब नहीं देती। पिछले कुछ सालों की अगर बायोपिक्स उठा के देखें, क्वींस बैंड के ऊपर आई थी बोहेमियन रैप्सोडी, एल्विस प्रेस्ली के ऊपर आई थी, अभी एमएस धोनी के ऊपर भी बायोपिक बनी थी कुछ सालों पहले। मगर मुझे लगता है कि ऐसे दो फिल्म मेकर्स हैं अभी करंटली जिन्होंने रिसेंटली बायोपिक्स के जॉनरा पे एक्सपेरिमेंट किया है और बेहिसाब कामयाबी हासिल करी है। क्योंकि उनकी जब आप फिल्में देखते हैं बायोपिक्स वाली तो आपको एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि आप बायोपिक देख रहे हैं। आपको लगता है कि आप वाकई में एक कंप्लीट फिल्म देखकर सिनेमा से बाहर निकले। वो इसलिए क्योंकि वो इतनी अच्छी लिखी भी होती हैं। वो दो फिल्म मेकर्स हैं, दोनों ने ही सिनेमा को बेहतरीन फिल्मों से नवाजा है। पहले फिल्म मेकर हैं क्रिस्टोफर नोलन, जिनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म ओपेनहाइमर जो बायोपिक है ओपेनहाइमर के ऊपर। मगर उस पूरी फिल्म को जब आप देखते हैं तो कहीं पर भी आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप एक बंदे की बायोग्राफी देख रहे हैं। आपको लगता है हाँ ये एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट किया है ये क्रिस्टोफर नोलन ने और ये बंदा है जिसने ये काम किया और इसकी कहानी चल रही है। आप कहानी की तरह देखते हैं उसको, आपको एक मिनट के लिए नहीं लगता कि आप बायोपिक देख रहे हैं। वो उसकी सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ है। दूसरे ऐसे फिल्म मेकर हैं जो इंडिया से हैं जिन्होंने इस जॉनरा में अपनी पहली फिल्म बनाई है और जिनकी फिल्म का रिव्यू हम आज कर रहे हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शानदार डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा की 2023 में रिलीज़ हुई फिल्म 12 फेल जो आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की ज़िंदगी पे बनी गई है। सबसे अच्छी बात जो है इस फिल्म की वो ये है कि कहानी के शुरू में ही आपको पता है कि मनोज आईपीएस ऑफिसर बनेगा, मगर आपको विधु विनोद चोपड़ा की डायरेक्शन सेंस इतना काबिल तारीफ है कि कहानी के अंदर कई जगह ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे आप वाकई में सोच में पड़ जाते हैं कि यार मनोज आईपीएस ऑफिसर बनेगा या नहीं बनेगा या वापस अपने गांव चला जाएगा। तो वो सब कुछ आपको फील इसलिए करवाया क्योंकि वो डायरेक्शन इतनी कमाल की हुई है कि आप वो फील करते हैं यार हाँ, जबकि आपको पता है कि उसको आईपीएस ऑफिसर बनना है क्योंकि सच्ची कहानी पे फिर, मगर आपको फिर भी वो चीज़ फील करवाना, आपको सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में रखना कि भाई नहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं बनेगा। वो विधु विनोद चोपड़ा की कमाल की डायरेक्शन है और बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई कहानी है। सबसे पहला पॉइंट जिस फिल्म के बारे में अच्छा है वो यही है कि एक्सेप्शनल डायरेक्शन बाय विधु विनोद चोपड़ा। अपने किरदार का सफ़र कैसे शुरू करना है, उसका कैरेक्टर आर्क में कहाँ शिफ्ट आ रहा है तो वो शिफ्ट कैसे दिखाना है, ये सब एक अच्छे डायरेक्टर का स्किल है।
जिन जिन लोगों ने फिल्म देखी है उनको अंदाज़ा होगा, जब कहानी चंबल में होती है उस वक्त मनोज के किरदार में शिफ्ट आते हैं। पहला हम वो मनोज देखते हैं कहानी के शुरू के अंदर जो छत पे बैठा हुआ फर्रे बना रहा होता है, क्योंकि उसको अपनी 12वीं के एग्ज़ाम में पास होना होता है। मगर उसका किरदार में पहला शिफ्ट तब आता है जब डीएसपी दुष्यंत सिंह उसको और उसके भाई को लॉकअप से छुड़ाते हैं, अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं। तो वो जो पुलिस वैन का पूरा सीन है वो इतनी खूबसूरती से विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट करा है। उस सीन को अगर आप गौर से देखें और उसकी फ्रेमिंग को देखें, कैमरा एंगल को देखें, तो आपको मनोज की पोजीशन का आइडिया हो जाता है और उसके उभरते ख्वाब का आइडिया हो जाता है जो वो देख रहा है। उस पूरे सीन में जब जब मनोज दिखाया गया है वो बैक मिरर में दिखाया है। छोटे से बैक मिरर में मनोज का सिर्फ चेहरा नजर आ रहा है, जिससे आपको आइडिया होता है कि मनोज अपनी ज़िंदगी में उस वक्त कहाँ खड़ा है, उसकी पोजीशन क्या है। वो एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का है जो ये ख्वाब देख रहा है कि उसको अब डीएसपी की तरह एक ईमानदार ऑफिसर बनना है। ये सब कुछ आपको उस बैक मिरर में दिख जाता है। मनोज की पोजीशन, वो अपना वो छोटी सी कास्ट का है, वो छोटी कास्ट का है, वो नीचे है ऑफिसर से हर लिहाज से, हैसियत में, हर चीज़ में, फिर भी वो ख्वाब देख रहा है। वो सब कुछ आपको एक छोटे से बैक मिरर में विधु विनोद चोपड़ा ने और उनके कैमरामैन ने दिखाया और वो सीन इतना कुछ कह देता है। अच्छी डायरेक्शन की बात हो रही है तो जब मनोज पहली दफ़ा चंबल से निकल कर दिल्ली आता है और उस इलाके में आता है जहाँ लाखों बच्चा आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी करने आए हैं, वहाँ विधु विनोद चोपड़ा की डायरेक्शन को देखें। वो लाखों बच्चों की भीड़ को जिस तरीके से उन्होंने कैप्चर करा है और उस भीड़ के अंदर आपको वो प्रेशर वो फील करवाते हैं, क्योंकि आपको बार बार वो भीड़ दिखाते हैं और वो मनोज को दिखाते हैं, तो वो आपको वो प्रेशर फील करवाता है कि भाई आपका हीरो भी इन सब की तरह ही है। जैसे ये सब एग्ज़ाम देने आए हुए हैं, आपका हीरो भी एग्ज़ाम देने आया हुआ है और इसकी कोई अश्योरिटी नहीं है कि वो पास होगा या नहीं होगा। तो वो आपको वो प्रेशर सिचुएशन के अंदर लेके आते हैं अपने डायरेक्शन की वजह से। एक सीक्वेंस जो मेरा फेवरेट है फिल्म में से, मतलब वो बेहतरीन सीक्वेंस है। कहानी में एक हिस्सा आता है जब मनोज अपने मेंस में फेल होता है और वो तैयारी छोड़कर श्रद्धा से मिलने उससे घर चला जाता है, उसको सॉरी बोलने के लिए। अगर आपने नोट किया है, जब मनोज उसके घर में आ जाता है तब से एक वन टेक शुरू हो जाता है जो तकरीबन 4.5 मिनट लंबा है। विधु विनोद चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने जानबूझ के ये वन टेक रखा है किसी भी कट के बगैर, क्योंकि वो उस वन टेक में मनोज को उन सारे सीरीज ऑफ इमोशन से गुजारना चाहते थे। जब वो श्रद्धा से बात शुरू करता है वो एक्साइटेड होता है, वो खुश होता है और वो यही जवाब की तवक्को भी रख रहा होता है कि श्रद्धा भी उसके आने से खुश होगी, वो उससे प्यार का इजहार भी करता है। मगर उसी सेम टेक में अगर आप नोट करें, जब श्रद्धा उसको जवाब देती है कि तुम फेल हो गए हो, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए वापस, और तुम सब छोड़ छाड़ के मुझसे मिलने आ गए हो, तो ये तुमने गलत किया है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। तो उस वक्त आप मनोज के कैरेक्टर में शिफ्ट देखते हैं कि वो उसकी जो एक उम्मीद थी, कि जो एक आस लगा के आया था कि वो खुश होगी उससे, वो सब कुछ उसे नहीं मिलता। तो वो उसी वन टेक में एक शिफ्ट आप होता हुआ नज़र आता है आपको। कैमरा आगे जाता है, मनोज डिसअपॉइंटेड है, वो उदास हो गया और वो वापस चला जाता है। जबकि अगर आप वही सीन को कट 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 लगा कर देखें तो उसका असर आधा भी नहीं रहता। वो वन टेक है ही इस वजह से ताकि वो इम्पैक्ट क्रिएट करे। अगर आप उस सीन में कट 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 लगा के शूट करेंगे तो उसका असर आधा भी नहीं रहेगा फिल्म के। दूसरी जो बहुत अच्छी चीज़ है फिल्म की, वो मुझे लगता है वो ये है कि कैरेक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्ड करें, राइटिंग के थ्रू, डायरेक्शन के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, सिनेमेटोग्राफी के थ्रू, वो बहुत खूबसूरती से बिल्ड करें। बहुत लंबे अरसे बाद मैंने किसी हिंदी फिल्म के अंदर दो कैरेक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है वो इतना स्मूथली बिल्ड होते हुए देखा है। उनके दरमियान की जो केमिस्ट्री है, जो लव स्टोरी है, वो इतनी स्मूथली, इतने अच्छे से बिल्ड करी है विधु विनोद चोपड़ा ने। श्रद्धा और मनोज का रिलेशन आप स्टार्ट से देखें, उनका रिलेशन आर्क इस खूबसूरती से बिल्ड किया गया है। मनोज को इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि भाई श्रद्धा हैसियत में वो अच्छे घर से आई है, अच्छे माहौल से आई है, वो हर लिहाज से मुझसे स्टैंडर्ड्स में ज़्यादा अच्छी है और मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। उसको इस चीज़ की रियलाइजेशन है। इस चीज़ की सबसे अच्छी एग्जांपल आपको लाइब्रेरी वाले सीन में मिलती है, जब वो दोनों वापस मिलते हैं
और मनोज अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करता जब वो उसको एरोनॉटिकल इंजीनियर समझ बैठती है, और मनोज मना नहीं करता क्योंकि उसको अपनी वो शर्मिंदगी उसके सामने जाहिर नहीं करनी होती कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो ये छोटे से गांव से आया हुआ लड़का हूँ। तो उस वाले सीक्वेंस में आप देखें किस तरीके से वो चीज़ बिल्डअप करिए कि भाई आपका कैरेक्टर अभी किस पोजीशन में खड़ा हुआ है अपनी लाइफ में, और वो क्या चाह रहा है, उसको वो चीज़ छुपानी है वो छुपाता है। दूसरी जगह आप अगर नोटिस करें दिवाली वाला सीक्वेंस, जहाँ श्रद्धा मनोज को किताब गिफ्ट करती है क्योंकि मनोज के पास पैसे नहीं होते वो खरीदने के लिए, और दोनों मिलकर दिवाली इंजॉय कर रहे होते हैं बाकी सबको इंजॉय करता हुआ देखकर। अगर आप नोट करें तो वो उन दोनों की रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है। आप सिनेमा हॉल में बैठे हुए उन दोनों के दरमियान की केमिस्ट्री को फील कर रहे हैं, हाँ भाई दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। विधु विनोद चोपड़ा ने इंटरव्यू में कहा कि भाई मैं अगर क्लीशे स्टाइल फॉलो करता तो मैं चाहता तो मनोज और श्रद्धा जब एक दूसरे को देख रहे होते हैं मैं उन दोनों को किस भी करवा सकता था ताकि ऑडियंस के लिए एक और अच्छा इंगेजिंग मोमेंट हो जाता, वो एंजॉय करते हैं उनका किस सीक्वेंस। कह रहा है बट मैं नहीं गया उस तरफ, मैंने उनको किस करता हुआ नहीं दिखाया क्योंकि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो किस सीक्वेंस उन दोनों का अगर वो दोनों किस कर लेते तो वो कहानी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता उस चीज़ का, कहानी उससे आगे नहीं बढ़ती, तो उसकी कहानी को ज़रूरत नहीं थी। वो दोनों की रिलेशनशिप उसके सीक्वेंस के विदाउट ही इतनी अच्छे से बिल्डअप हो रही थी कि आपको ज़रूरत नहीं थी वो ऐसा कोई सिचुएशन कहानी में डालने की। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स फिल्म के जो सपोर्टिंग कैरेक्टर, मैं इस चीज़ पे हमेशा बहस करता हूँ, और मैं आगे भी जब फिल्में भी बनाई हैं क्योंकि मैंने तो, और मुझे अंदाज़ा है, और दुनिया में जितनी फिल्में आती हैं हर अच्छी फिल्म के अंदर सपोर्टिंग कैरेक्टर हमेशा अच्छे लिखे हुए होते हैं। आपका अच्छा लिखा हुआ सपोर्टिंग कैरेक्टर ना सिर्फ आपकी कहानी को आगे बढ़ाता है, आपके मेन कैरेक्टर की जो सफ़र है उसको आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपके सपोर्टिंग कैरेक्टर अच्छे नहीं लिखे हुए हो तो आपके मेन कैरेक्टर और कहानी के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। आप कोई भी अच्छी फिल्म उठा के देख लें, चाहे हिंदी सिनेमा से क्यों ना हो, शोले फिल्म अगर आप उठा के देखें, शोले फिल्म का मेन कैरेक्टर जय वीरू है, मगर अगर ठाकुर का कैरेक्टर में निकाल दूँ तो जय वीरू का जो सफ़र है वो उतना इंटरेस्टिंग कभी रहेगा ही नहीं जितना वो ठाकुर की मौजूदगी से रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स अच्छे लिखे हुए हैं। ऐसे ही 2022 की रिलीज़ हुई फिल्म जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, बेंशीज ऑफ इनिशरिन, जिसके अंदर डोमिनिक का जो कैरेक्टर था, डोमिनिक का कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग था सपोर्टिंग कैरेक्टर उसका कि वो कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाता, आपके मेन कैरेक्टर की जर्नी को आगे बढ़ाता है। इवन वो इतना इंटरेस्टिंग है जब उसकी जर्नी एंड होती है डोमिनिक की तो आप बाकायदा अफसोस फील करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो अच्छा लिखा हुआ था। तो ऐसे ही 12 फील के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो भी अच्छे लिखे हुए हैं। मनोज की दादी को ले लें फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए वो स्क्रीन पर नहीं आई, मगर उनका इम्पैक्ट वो कम टाइम पीरियड में भी उतना ही रह जाता है। ख़ासतौर पर जब वो मनोज को पेंशन के पैसे देती हैं ताकि वो इस पैसों से शहर जाके अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करके IPS ऑफिसर बन सके। वो बहुत छोटा सा सीन है मगर आपको उन दोनों के दरमियान की बॉन्ड दिख जाती है, आप रिलेट करते हो क्योंकि आपके घर के अंदर में नानी और दादियाँ ऐसी ही होती हैं। वो कैरेक्टर ऐसा रिलेटेबल लिखा है कि आप उससे रिलेट करते हो, नानी से भी दादी से भी, वो सिचुएशन से भी। जोशी आनंद विजय जो फिल्म में पांडे का रोल अदा करते हैं, पांडे जैसे दोस्त होना बहुत खुशनसीबी की बात है क्योंकि मनोज के IPS बनने में पांडे की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। उन दोनों का इत्तेफाकन रेलवे स्टेशन पर मिलना, पांडे का उसको शहर लेकर आना, कपड़े देना, खुद फेल होकर भी मनोज के पास होने की खुशी में खुश होना। पांडे का कैरेक्टर का सबसे इंटरेस्टिंग जो शिफ्ट आता है वो तब आता है जब पांडे तीसरी बार भी फेल होता है। विधु विनोद चोपड़ा की वहाँ पे आप डायरेक्शन देखें और कैमरामैन की फ्रेमिंग देखें, जहाँ एक तरफ सब अपने पास होने की खुशी मना रहे हैं, मनोज भी पास हो गया है, आपको लगता है इससे इम्पोर्टेंट और क्या चीज़ होगी, मनोज पास हो गया है अपने मेंस में, मगर पांडे फेल हो गया है और उससे कोई भी नहीं पूछ रहा कि वो तीसरी बार भी फेल हो गया है तो उस पर क्या बीत रही है, कोई उससे नहीं पूछता। और वो सारी भीड़ के अंदर जब वो अकेला खड़ा हुआ अपने अब्बा से बात कर रहा है तो उसकी जो एक कैफियत है और कोई उससे पूछ नहीं रहा, वो इतने अच्छे से कैप्चर हुई है। जहाँ पे आप उसको लेफ्ट आउट और अलोन देखते हो पांडे को, तो आप पांडे से भी एज अ कैरेक्टर कनेक्ट करते हो, यार इससे भी कोई पूछे, क्योंकि उससे कभी कोई नहीं पूछता।
कि तुम क्या चाहते हो करना भाई, तुम्हारा क्या है, तुम क्या फील कर रहे हो, तीसरी दफ़ा फेल हुए हो, क्या गलतियाँ हो रही हैं, उससे कोई नहीं पूछता। मेधा शंकर एस श्रद्धा। श्रद्धा कैरेक्टर की सबसे अच्छी चीज़ जो आपको लगती है वो ये है कि वो हमेशा मनोज का सपोर्ट सिस्टम बनती है। वो कभी भी नहीं चाहती कि वो मनोज की लाइफ की डिस्ट्रैक्शन बने, क्योंकि जब मनोज उसे ढूंढता हुआ उसके घर आता है और श्रद्धा को पता चलता है कि वो फेल हो गया और वो तैयारी नहीं कर रहा और मुझसे मिलने आ गया है, तो जब श्रद्धा जो है इस बात पर खुश नहीं होती, वो नाराज़ होती है और वो उसको कहती है कि तुम वापस चले जाओ और जाके अपनी तैयारी पूरी करो। तो यहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि वो उसको श्रद्धा को भी रियलाइज़ हो जाता है कि वो मनोज की ज़िंदगी में अभी डिस्ट्रैक्शन बन रही है, कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उससे मिलने आ गया है। तो वो उसको गाइड करती है वहाँ पे कि तुम वापस जाओ और पढ़ो। इन सब के बाद जब श्रद्धा ट्यूशन में वापस आती है और मनोज से मिलती है, उस वक्त जब मनोज उसको उसके डांटने पर थैंक यू कहता है और उससे बताता है कि प्यार मोहब्बत का टाइम नहीं है अभी मेरे पास, हम तैयारी के बाद मिलेंगे जो 2 महीने तक चलेगी। उस वक्त अगर आप श्रद्धा के एक्सप्रेशन नोट करें तो वो जिस तरीके से उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करती है ना, कि हाँ तुम सही कह रहे हो, कि हाँ यही सही है, इस वक्त रिस्पेक्ट करती है, डिसीजन को एक्सेप्ट करती है कि हाँ अब 2 महीने बाद ही मिलेंगे। तो वो दिखाता है कि वो एज अ कैरेक्टर सपोर्टिंग कैरेक्टर है वो, बट वो मनोज की सफ़र में आगे बढ़ने में उसकी हेल्प कर रही है। गीता अग्रवाल मनोज की माँ का रोल अदा कर रही है पुष्पा शर्मा का। मनोज की माँ का भी स्क्रीन टाइम अगर आप नोट करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, और यही वजह है कि उनका कम स्क्रीन टाइम है और उनका इम्पैक्ट कहानी के ऊपर ज़्यादा रह जाता है। जब मनोज इंटरव्यू क्लियर कर लेता है और अपनी अम्मा से कॉल पर बात करता है, वो बहुत लंबी कन्वर्सेशन नहीं है उन दोनों के दरमियान, मगर उस सीन में गीता अग्रवाल की आप एक्टिंग देखें कि वो खुशी का इजहार जो कर रही, वहाँ के जो इतने सालों की मेहनत थी, जो सारी दादी की ख्वाहिश थी, अब्बा की ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश थी, वो सब कुछ रंग ले आई है, सब कुछ पूरी हो गई है, तुम फाइनली ऑफिसर बन गए हो जिस सफ़र के लिए तुम निकले थे। वो उस वक्त जो एक्टिंग है, जो पॉजेज है उन दोनों के दरमियान की कन्वर्सेशन के दरमियान, और अम्मा की जो खुशी है उसकी, वो एक्सेप्शनल है, वो क्या परफॉर्मेंस ही है। अब आते हैं सिनेमाटोग्राफी पे। अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो मैं पहले से माजरत कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। सिनेमाटोग्राफी करी है रंगरजन और रमा बद्रन ने। फिल्म की अगर आप सिनेमाटोग्राफी देखें तो वो बहुत बेसिक है, और यही उसकी सबसे अच्छी बात है कि वो बहुत बेसिक है। फिल्म में कहीं भी आपको कोई भी ब्यूटी शॉट नज़र नहीं आएगा। क्लासरूम के जितने भी सीक्वेंसेस हैं इतने स्मार्टली शूट हुए हैं। जितनी दफ़ा आप क्लासरूम का लॉन्ग शॉट देखते हैं, आप एक्चुअली अपनी नज़र घुमाते हैं और अपने हीरो को ढूंढते हैं कि भाई मनोज कहाँ है। वो इसीलिए क्योंकि उस वक्त कहानी के अंदर मनोज भी उन सारे बच्चों की तरह ही है, सभी तैयारी करने आए हुए, मनोज भी तैयारी करने आया हुआ है, तो वो उन सब के बीच में उन जैसा ही कोई अलग सा यूनिक सा कोई बंदा नहीं है जो तैयारी कर रहा है। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ को कैसे शूट किया हुआ उन लोगों ने, कि आप ढूंढते हो मनोज को क्लासरूम के अंदर कहाँ बैठा हुआ है भाई। जिस जिस आटे की चक्की में मनोज काम करता है उसकी आप अगर सिनेमाटोग्राफी देखें, इतनी बेसिक सिनेमाटोग्राफी है, मगर वो ज़रूरी है बेसिक होना, क्योंकि वो आटे की चक्की का साइज़, मनोज जहाँ पे बैठ के पढ़ता है वहाँ पे वो बल्ब, और वो छत और ज़मीन के दरमियान का कम फासला, वो सब दिखाता है कि मनोज अपनी ज़िंदगी में कहाँ खड़ा हुआ है। उसकी ज़िंदगी में जो तंगी है, पैसों की कमी, और क्या कहते हैं पढ़ाई की टेंशन, घर वालों की टेंशन, दादी का गुजर जाना, वो सब कुछ जो एक कमी है उसकी ज़िंदगी के अंदर, वो सब कुछ आपको उस आटे की चक्की की कम स्पेस के अंदर वो सिनेमाटोग्राफर महसूस करवाता है। यहाँ पे आपका भाई अभी हीरो खड़ा हुआ है अपनी ज़िंदगी में, ये उसकी हालात हैं। आप चंबल गांव की भी सिनेमाटोग्राफी अगर देखें, जब कहानी चंबल गांव के अंदर होती है तो डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर आपको तपती हुई धूप के अंदर जब आप देखते हैं मनोज को और बाकी सारे गांव वालों की, तो वो आपको वो तपती हुई धूप फील करवाते हैं कि ये लोग, इन लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसी ही है, ये लोग इस तपती हुई धूप में ही रहते हैं। इनकी अगर आप मनोज की स्किन देखें, उसके भाई की देखें, अब्बा की देखें, तो वो धूप में काम कर करके तो रंग खराब अलग हो चुका है, वो जल चुकी है, मगर उन लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मनोज छत पे बैठा हुआ फर्रे बना रहा है, वो तपती हुई धूप में बना रहा है और उसको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन सब की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ही ऐसी। बहुत बेसिक सिनेमाटोग्राफी है, मगर यही फिल्म की
रिक्वायरमेंट थी कि सिनेमाटोग्राफी ऐसी हो, क्योंकि ज़िंदगी जो मनोज की है वो इतनी बेसिक और सिंपल है कि वो सिंपल सिनेमाटोग्राफी अच्छी लग रही थी। अगर यही सिनेमाटोग्राफी मैं किसी मार्वल मूवी के अंदर डाल दूँ तो वो चलेगी ही नहीं, क्योंकि उस मूवी की डिमांड नहीं है इस तरीके की सिनेमाटोग्राफी। उस मूवी की डिमांड अलग तरीके की सिनेमाटोग्राफी है। म्यूज़िक की बात करते हैं फिल्म की। फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूज़िक नहीं है, वो अच्छी बात है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। एक गाना है रीस्टार्ट जो शान ने गाया है, और दूसरा है बोलो ना, जैसे फिल्म के अंदर जो एक्ट्रेस है मेधा शंकर उन्होंने गाया है, और वैसे फिल्म के लिए जो रिकॉर्ड हुआ है वो श्रेया घोषाल ने गाया है। दोनों ही गाने बहुत अच्छे हैं। रीस्टार्ट तो गौरी भैया का जो मोटो है कि कभी भी हार नहीं माननी, वापस से कोशिश करके वापस से स्टार्ट करो। बोलो ना जो गाना है एक स्वीट रोमांटिक ट्रैक है जो मनोज और श्रद्धा का रिलेशन को आगे बढ़ाता है, और फिल्म के अंदर कई जगह आप उस गाने को सुनते भी हैं। अब आते हैं स्टार परफॉर्मेंस पर। विक्रांत मासी एज मनोज और विक्रांत मैसी एज मनोज। विक्रांत को पहली दफ़ा मैंने अ इन द गंज में देखा था, डायरेक्टेड बाय कोनकाना सेन शर्मा। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखें, विक्रांत ने बहुत कमाल की एक्टिंग करी है इस फिल्म में। विक्रांत एज मनोज इज़ अ ट्रीट टू वॉच। आप बस उसके कैरेक्टर को देखें फ्रॉम द स्टार्ट। एक तरफ वो मनोज है जो एग्ज़ाम के लिए फर्रे बना रहा है, जो जुगाड़ वाला काम मिलने पर जश्न मना रहा है घर में आके कि हमें ये वाला काम मिल गया है, और दूसरी तरफ जब वो डीएसपी से मिलता है और उसके अंदर वो शिफ्ट आता है, उसकी मोटिवेशन और उसके गोल के अंदर शिफ्ट आ जाता है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे तो एक ईमानदार ऑफिसर बनना है। मनोज की बॉडी लैंग्वेज आप देखें स्टार्ट से लेके एंड तक। नसीरुद्दीन शाह ने एक दफ़ा अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो उसके हालात के बारे में बहुत कुछ बताती है। मनोज जब पहली बार शहर में आता है तो उसके आप कंधे देखें, कंधे झुके हुए हैं, उसका कॉन्फिडेंस डाउन है। वो बाकी सारे स्टूडेंट्स को देखकर वो क्लास प्रेशर फील कर रहा है कि मैं कुछ कर पाऊँगा भी या नहीं कर पाऊँगा। वो सीन जब प्रोफेसर उसे चॉकलेट देता है अच्छा ऐसे लिखने पर, तो आप नोट करें कि मनोज खड़े होते वक्त भी परेशान हो रहा होता है कि मैंने शायद कोई गलती कर दी है, ऐसी चीज़ कर दी है जो सही नहीं है, जब भी शायद प्रोफेसर मुझे स्टेज पर बुला रहे हैं। और जब उसे वो चॉकलेट देते हैं तो फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसने अच्छा काम किया, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं था कि वो इतना अच्छा कर सकता है इन सब बच्चों से मुकाबला करके भी। वो सीन जब मनोज बुक नहीं खरीद पा रहा होता क्योंकि उसके पास 99 रुपये भी नहीं होते देने के लिए, और वो जिस तरीके से अपनी शर्मिंदगी छुपा रहा होता है, वो श्रद्धा पे किसी तरीके से भी जाहिर नहीं कर रहा होता कि मैं बुक नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। वो उस वक्त जिस तरीके से विक्रांत ने एक्टिंग करके अपने वो इमोशंस कवर अप करता है, और वो ईजीली श्रद्धा के आगे से गुजर जाता है बिल्कुल पता लगे बगैर कि भाई मैंने इसलिए नहीं खरीदी बुक। वो क्या खूबसूरती से एक्टेड किया हुआ है। जब मनोज पांडे को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, उस वक्त विक्रांत जो स्विच लाता है अपनी बॉडी पोस्चर में, अपने कॉन्फिडेंस में, अपनी टोन में, वो इतना कमाल का है। उसे देखकर मुझे बरेली की बर्फ़ी का राजकुमार राव का वो स्विच आ गया, जब वो बाज़ार में बीच सड़क में बाइक लगा के पान लेने जाता है, और जो गाड़ी में लोग होते हैं वो उसको चिल्ला रहे होते हैं, और वो आके एक हाथ दिखाता है खाली उन्हें कि बस जा रहा हूँ ना। तो वो जो स्विच एक सडन जो एक शिफ्ट आता है जो राजकुमार राव लेकर आते हैं, तो मनोज भी ऐसा ही पुलिस स्टेशन के अंदर वो स्विच लेके आते हैं जब अपने दोस्त को बचाने आते हैं। तो इंटरव्यू सीन के अंदर भी अगर आप नोटिस करें, विक्रांत 2 स्विच लेकर आता है अपने कैरेक्टर के अंदर। एक दफ़ा तब जब वो पहली दफ़ा इंटरव्यू देने जाता है और वो नर्वस है, उसको उसके जूते तंग कर रहे हैं, उसको कोट तंग कर रहा है, उसकी टाई उसे तंग कर रही है। दूसरी तरफ जब वो उसको बाहर वेट करने को कहते हैं और वो श्रद्धा का लेटर पढ़ता है, तो उसको उससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि सही है, गलत हो भी गया तो इतना सब कुछ नहीं बिगड़ता, चीज़ें वापस बेहतर हो जाएंगी। तो उस वक्त अगर आप मनोज को देखें तो जब वो दूसरी दफ़ा वापस रूम के अंदर जाता है वो कॉन्फिडेंट है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें वो ईज अप हो गया है, वो कॉन्फिडेंस आ गया है उसके अंदर, मोटिवेशन आ गई है कि हाँ मैं इंटरव्यू अच्छा दूंगा, मैं इंटरव्यू क्यों नहीं अच्छा दे सकता। वो रिलैक्स होकर सारा इंटरव्यू देता है। फाइनल सीन जब उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, विक्रांत जब रोते रोते टूट कर नीचे ज़मीन पर गिरता है, एज एन ऑडियंस आप उसकी 4 साल की मेहनत पूरी होते हुए देखते हो। आपने पूरा 4 साल का सफ़र उसके साथ तय किया है,
वो वाली फीलिंग आती है आपको जब वो रोते हुए नीचे गिरता है ज़मीन पर, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, क्योंकि वो इतना नेगेटिव सोच रहा होता है। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है विक्रांत मासी। अब मुझे लगता है फिल्म के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी थी जो शायद फिल्म के फेवर में नहीं गई, वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ऐसा है। उन 2 चीज़ों में से पहली चीज़ ये है कि मुझे गौरी भैया का कैरेक्टर बहुत पसंद आया था फिल्म के अंदर, वो बहुत मज़े का लिखा हुआ था। मगर मुझे लगता है गौरी भैया के कैरेक्टर का जो स्टार्ट था ना, वो इतना मज़े का नहीं था। मतलब उनकी जो अगर आप नोटिस करें, जो एक बैक स्टोरी दिखाई थी बहुत तेज़ी से, मुझे वो बैक स्टोरी इतनी मज़े की नहीं लगी थी। मतलब वो इम्पैक्टफुल हो सकती थी, मगर मुझे लगता है वो बहुत तेज़ी से दिखाई गई है वो बैक स्टोरी गौरी भैया की, तो वो इतनी इंटरेस्टिंग हो नहीं सकी। जबकि आगे जैसे फिल्म जब आगे बढ़ती है तो गौरी भैया का कैरेक्टर ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल कर आता है, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है एज एन ऑडियंस भी आपके लिए कि भाई कितना सपोर्टिव है हर बच्चे के लिए, सिर्फ मनोज के लिए नहीं। मगर शुरू की जो बैक स्टोरी है वो मुझे लगता है वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं हुई। दूसरी चीज़ थी दादी की मौत का जो सीन है पूरा, वो दादी की मौत का सीन अगर आप नोटिस करें तो वो बिल्डअप बड़ा अच्छा होता है। मनोज वापस गांव आया है, अपनी बहन से मिला है, बातचीत हुई है, फिर वो दादी का पूछता है और उसकी बहन के रिएक्शन चेंज होते हैं, तो वो बिल्डअप बहुत मज़े का हुआ है। दादी के कमरे में भी जाता है, वो बिल्डअप उस सीन का बड़ा मज़े का हुआ है। मगर मुझे लगता है जो उसकी अम्मा के साथ वो कमरे में पूरा सीन है जहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बता रहा है, तो वो इमोशनली इतना मुझे हिट नहीं किया था फिल्म के अंदर। मुझे लगता था वो सीन और अच्छे से हो सकता था, क्योंकि मनोज और उसकी दादी का रिश्ता बहुत खास था मनोज के लिए। दादी बहुत उसके लिए अहमियत रखती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो पेंशन के थ्रू आती थी, उन्होंने वो सब कुछ उसको दे दी थी कि जा भाई तुम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हो। तो मुझे लगता है वो जो कमरे वाला सीन था अम्मा और बेटे के दरमियान, वो इतना इफेक्टिव नहीं था। ये 2 चीज़ें थी मुझे लगता है जो क्या कहते हैं फिल्म के अंदर फिल्म के फेवर में नहीं गई। बाकी तो फिल्म के अंदर सब कुछ ही बहुत अच्छा है, एक कंप्लीट मुकम्मल फिल्म है 12 फेल जो है। तो ये था 12 फेल का रिव्यू। और क्या कहते हैं, बहुत ही शानदार फिल्म बनाई है विनोद चोपड़ा जी ने। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, और इस दफ़ा हम लोग फिल्म मेकिंग के ऊपर बात करेंगे, स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन राइटिंग के ऊपर बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। सिनेमा के थ्रू ही बात करेंगे कि किस तरीके से होती है, किस तरीके से चलती है, वो सिलसिला चलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और क्या कहते हैं, ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिल सकें, आप और मूवी रिव्यूज़ देख सकें, फिल्म मेकिंग के बारे में बात कर सकें। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। दिस इज साद हाशिम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।